गुड मॉर्निंग बेटा, वंस अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज हुई, बोर्ड की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, बट दो अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो वो पूरा मिलेगा आपको। डू वॉच इट, ठीक है। तो आज हमारे पास चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। कहाँ पे खत्म किया था हमने पिछला लेक्चर? दैट वाज कॉलर्स लॉ। तो कॉलर्स लॉ से ही कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई हैड गिवन यू द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कॉलर्स लॉ के कॉलर्स लॉ है क्या, कॉलर्स लॉ क्या बताता है हमें। कॉलर्स लॉ हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉलर्स लॉ हेल्प्स अस टू कैलकुलेट molar conductivity at infinite dilution. So for example, if you have taken MgCl2, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। हाउ यू गाइस विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Mg पॉजिटिव आयंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for your कौन से आयंस हैं बेटा दूसरे? दोज आर क्लोराइड आयंस। जब ये रिएक्शन होगा योर मैग्नीशियम क्लोराइड विल स्प्लिट अप टू गिव यू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयंस यू विल गेट फ्रॉम देयर, ठीक है। 2 क्लोराइड आयंस आपको वहां से मिलेंगे। तो हमारे पास बेटा जी यहां पे इफ आई पिकअप के हाउ यू विल बी राइटिंग देयर मोलर कंडक्टिविटी, तो यहां पे आएगा बेटा 2, ठीक है। यहां पे 2, देन नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने होंगे काउंट में? यहां पे 2, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी हैव कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब आप उसकी डाइल्यूशन इंफिनिटी पे ले जाते हो उस टाइम नो आयन इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क। हर एक आयन अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वहां पे देता है हमें। कोई आयन दूसरे आयन के काम में किसी तरीके की इंटरफेरेंस शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे दे दिया गया दैट इज मैग्नीशियम आयंस की कंडक्टिविटी दे दी गई लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपके पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस की 164, ठीक है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको दे दी गई। ऐसे ही यू गॉट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड आयंस, फॉर एग्जांपल दैट इज 71 Simon centimeter square per mole. Just put your values over here. हाँ, क्लोराइड आयंस की वैल्यू डालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस की मोलर कंडक्टिविटी डालोगे, ऐड करोगे, यू विल गेट योर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी अपने मैग्नीशियम क्लोराइड की मिल जाएगी यहां से। सो कॉलर्स लॉ हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong as well as weak electrolytes at infinite dilution when the dissociation of salt is complete and no ion is interfering in other ions work, that is how much performance each ion is giving is individual performance over here, ठीक है बेटा। तो पहली चीज हमने यहां पे कैलकुलेट की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड यूज ऑफ योर कॉलर्स लॉ इज टू फाइंड आउट अल्फा। व्हाट इज अल्फा? दैट इज द डिग्री of
डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा मीन्स जितना अल्फा बड़ा होगा बेटा उतने आयंस ज्यादा होंगे, जितना अल्फा छोटा होगा उतने आयंस विल बी लेस। सो अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात अगर हम करें तो अल्फा की वैल्यू काफी अच्छी खासी बड़ी रहती है, नियर टू 100, whereas if I pick up your weak electrolytes, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू 10 से भी छोटी आपको नजर आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। ओके, अब अल्फा अगर हम कॉलरश लॉ को यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करें, दैट विल बी द रेशियो ऑफ molar conductivity of the electrolyte at any concentration, at any concentration to that of molar conductivity at infinite dilution, infinite dilution पे molar conductivity and molar conductivity at any concentration, किसी भी concentration पे जब आप इनकी रेशियो निकालोगे आपके पास आएगा यहां से बेटा अल्फा। तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, व्हाट वाज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, दैट वाज लैम्डा m is equals to kappa into 1000 upon molarity. Kappa was conductivity, conductivity is the conductance of such a solution whose volume is, you can say 1 milliliter, or you can say it is a conductance of such an electrolyte in which we have placed our electrodes 1 centimeter apart and the volume and the area of cross section of the electrode is 1 unit square। तो वो रहती है हमारी कंडक्टिविटी। पिछले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन हमने इस पे की थी। दिस इज द वे टू फाइंड आउट योर लैम्डा m एंड लैम्डा नॉड, यानी कि लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कॉलरश लॉ अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहां से वी विल बी एबल टू कैलकुलेट आवर अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉलरश लॉ का सेकेंड यूज। सेकेंड यूज के बाद बेटा व्हाट इज द थर्ड यूज ऑफ योर कॉलरश लॉ, तीसरा प्रयोग क्या रहेगा आपके कॉलरश लॉ का। For example, you have taken acetic acid, that is CH3COOH. It will dissociate to produce CH3COO negative plus H positive ions. ये टूट के आपको एसीटेट आयंस एंड प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेंगे। रिएक्शन will keep on occurring till the equilibrium is being established. कुछ समय बाद आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम नजर आएगा, आपको लगेगा रिएक्शन रुक चुका है। उस टाइम एक स्टेबिलिटी आ जाती है रिएक्शन में। रिएक्शन जितना फॉरवर्ड हो रहा होता है बेटा उतना ही बैकवर्ड होना शुरू हो जाता है। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्टेज, फॉर एग्जाम्पल शुरू में आपने कितनी कंसंट्रेशन ली अपने एसिटिक एसिड की, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर एसिटिक एसिड इज C। शुरू में जैसे ही रिएक्शन शुरू हुआ था ना आपके पास एसीटेट आयंस होंगे कंटेनर के अंदर, ना आपके पास प्रोटॉन होंगे, उनकी कंसंट्रेशन है 0 फॉर बोथ। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ा आपको एसीटेट आयंस एंड प्रोटॉन्स रिएक्शन मिक्सचर में नजर आने शुरू होंगे। फॉर इफ आई कंसिडर के विद टाइम आपको एसीटेट आयंस कितने मिले, अल्फा, क्योंकि 1 मोल एसिटिक एसिड टूटने पे 1 मोल आपको एसीटेट आयन का मिल रहा है, 1 मोल आपको प्रोटॉन का मिल रहा है। अगर आपको ये सी अल्फा मिलेगा बेटा तो दिस विल ऑल्सो बी सी अल्फा। एंड पीछे कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ एसिटिक एसिड भी बचेगा। वो कितना बचेगा, जितना आपने शुरू में लिया उसमें से सी अल्फा आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इनिशियली दिस विल बी द सिनेरियो, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट ये है आपकी,
इसकी कंसंट्रेशन इतनी, इनकी कंसंट्रेशन इतनी, आफ्टर अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम योर सिचुएशन विल बी दिस। ठीक है, अब आपको बेटा यहां से फाइंड आउट करना है के, सो टू फाइंड आउट के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। इट इज आइदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। ये किसके बराबर होगा बेटा, इनकी कंसंट्रेशन को ऐड करें, मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज सी अल्फा प्लस सी अल्फा। ठीक है, सी अल्फा प्लस सी अल्फा या +1 अपना केमिस्ट्री में जाएं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाएं, वहां पे हाउ यू find out your equilibrium constant. It is a product of concentration of the products to that of product of concentration of the reactants. इसका मतलब ये साइन जो है यहाँ पे डाला, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन concentration of the reactants, that is C minus C alpha. What will be the numerator after solving? आपका न्यूमिनेटर क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, it will be C square अल्फा स्क्वायर, नीचे C कॉमन निकला तो 1 माइनस, नीचे C कॉमन निकलने के बाद बेटा हमारे पास क्या बनेगा, it will be C कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा, एक सी से एक सी कैंसल आउट होगा, आपके पास क्या फॉर्मूला बचा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास के का फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, means this is your dissociation constant या equilibrium constant। equilibrium constant काफी डिटेल में you guys must have done in equilibrium chapter in +1। what is K? it is the product of concentration of the products to that of concentration of the reactants। this way you have sorted out with your K। तो हमारे पास अगर फाइनली बात करें तो कोलरुश लॉ आपने 3 चीजें फाइंड आउट करने के लिए यूज किया। पहली चीज, टू फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की है, बट हमने इस चैप्टर में किसके लिए कोलरुश लॉ का यूज किया, टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद बेटा हमने फाइंड आउट किया अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस हद तक आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरी चीज जो आपने कैलकुलेट की, दैट वाज डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हिच केम आउट टू बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर आप अल्फा की वैल्यू वो डालते हो बेटा तो के का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस lambda m at any concentration upon lambda m at infinite dilution। you can even use this formula to calculate your dissociation constant। तो dissociation constant then is alpha, degree of dissociation, then is molar conductivity at infinite dilution। हमने कोलरुश लॉ को यूज करके कैलकुलेट किया। एक न्यूमेरिकल पिछली क्लास में किया था, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, दैट इज फॉर कोलरुश लॉ, जिसमें तीनों ही एप्लीकेशंस को यूज करके वी कैन कैलकुलेट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन इज सेइंग द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कंसंट्रेशन, ये आपकी कंसंट्रेशन है
of acetic acid, this is temperature is this much. What is this now? This is conductivity beta. They have given you the conductivity. Conductivity of 0.01 molar solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 into 10 raised to the power minus 4 Simon per centimeter. Calculate firstly the molar conductivity of the solution. Molar conductivity. They are asking you to calculate molar conductivity. That means lambda m at any concentration किसके बराबर बेटा? kappa into 1000 upon molarity. ठीक है जी. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें निकाल के दें, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी? दैट इज फॉर योर एसिटिक एसिड. क्या दिया आपको क्वेश्चन के अंदर? दैट इज एसिटिक एसिड. दिस इज एसिटिक एसिड. किसके बराबर आएगी? दैट इज लैम्डा m फॉर एसीटेट आयंस प्लस lambda m at infinite dilution for your protons. ये मोलर कंडक्टिविटी, दोनों में डिफरेंस देखे, क्वेश्चन को ढंग से समझे एंड देखे क्वेश्चन ने दिया क्या है. क्या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछी जा रही है कि मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपको पूछी जा रही है. जब तक क्वेश्चन के अंदर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं वर्ड यूज हुआ, you are not supposed to use the Colbert's law. At that particular time you will be using your initial formula, that is lambda m is equals to kappa into 1000 upon molarity. ठीक है बेटा. तो दोनों तरीके से आप कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो. उसके बाद उन्होंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने अल्फा निकालने के लिए. अल्फा निकालने के लिए दोनों मेथड्स को यूज करके यू विल बी फाइंडिंग आउट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दोनों मेथड से कैलकुलेट करोगे तब भी अल्फा आएगा. ठीक है. तीसरी चीज डिसोसिएशन कांस्टेंट. मैंने क्या फाइंड आउट करना है बेटा जी? के किसके बराबर? कंसंट्रेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन ने, अल्फा हम निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. दिस वे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर के. देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. गिवन में भी हमारे पास लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव आयंस का, लैम्डा m नॉट एसीटेट आयंस का गिवन है. एज आई टोल्ड यू के जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मत निकालें. तो हमने पहले कापा इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी यूज करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया बेटा क्या? लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. वो दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज दैट इज 0.01. ठीक है. उसके बाद हमें डेफिनेटली फाइंड आउट करना ही पड़ेगा दैट इज लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये मेथड था कॉलर्स लॉ यूज करके हमने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी निकाली. दोनों की रेशियो दैट इज लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से हमारे पास यहाँ पे आ गया अल्फा. अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद तीसरा पार्ट इस न्यूमेरिकल का दैट इज टू फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये तो एसिटिक एसिड का था बेटा. अगर इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रोलाइट भी आपको दे दिया, फर्स्टली राइट द इक्वेशन सो दैट यू कैन इजीली सॉर्ट आउट. फॉर योर के किसके बराबर होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई करना टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. तो इस फॉर्मूले का यूज करके यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर के. दो वी हैव सॉर्टेड आउट विद द शॉर्टकट दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो ये था जी आपका कॉलर्स लॉ. And 101% you are going to get a question from here in your boards. Please do it thoroughly. बहुत अच्छे से इसके साथ डील करें. ठीक है. तो बेटा ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है कॉलर्स लॉ. तो कॉलर्स लॉ के बाद हमारे पास अगली टर्म
जो हम यहाँ पे डील करेंगे दैट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ फुल फॉर्म क्या है बेटा ईएमएफ की, दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? एक ऐसी फोर्स जो के हेल्प करेगी सेल को काम करने में, सेल को काम करने में हेल्प करेगी जो फोर्स, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। कितनी एनर्जी है आपके सेल के पास, कितना पोटेंशियल है उसके पास काम करने का, दैट इज डिसाइडेड बाय ईएमएफ ऑफ अ सेल। दो टर्म्स इकट्ठी लेके अगर डिस्कशन करें तो हमारे पास बेटा एक होता है ईएमएफ ऑफ द सेल विद स्मॉल ई, दूसरा रहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों के यूनिट्स सेम है, दैट इज वोल्ट एंड वोल्ट इटसेल्फ। ठीक है, दोनों के यूनिट सेम है बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरे का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब मेरे पास है एक सेल, ठीक है, दिस इज अ सेल। ठीक है, सेल इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं कि मेरे पास आई एम हैविंग अ सेल जिसके अंदर मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने सर्किट को ऑफ कंडीशन में रखा, ओपन सर्किट है, राइट। ओपन सर्किट में अगर मुझे इस सेल का पोटेंशियल बताना है बेटा कि इसमें कितनी ताकत है काम करने की, तो उस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि अभी जब तक सेल आपका काम करना शुरू नहीं करता उसकी खुद की जो अंदर की रेजिस्टेंस रहती है बेटा, अंदर की रेजिस्टेंस रहेगी वो इंक्रीज होनी अभी शुरू नहीं हुई है। तो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ सेल, सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन द सर्किट इज ओपन। कब होगा ये मैक्सिमम पोटेंशियल सेल का? व्हेन योर सर्किट इज ओपन, जब आपका सर्किट ओपन होगा, अभी आपके सेल ने काम करना शुरू नहीं किया, उस टाइम हम पोटेंशियल को एक नाम देते हैं, दैट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ योर सेल जिसको यूज करके आपका सेल काम करेगा। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आपने सर्किट को किया ऑन, आपका जैसे ही सर्किट ऑन सिचुएशन में आया, आपके सेल के अंदर खुद की रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू होगी। करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या रहता है? दिस इज पोटेंशियल। जैसे जैसे करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट में से वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो जो ओरिजिनल पोटेंशियल था दैट इज ईएमएफ, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। डिक्रीज हो गए, अब वो क्या कहलाएगा बेटा? अब उसका नया नाम जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। उसका नया नाम जो आएगा दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस is the potential of a cell, potential of your cell when the circuit is, when your circuit is closed। आपका सर्किट जब क्लोज्ड सिचुएशन में होगा उस टाइम जो पोटेंशियल होगा आपके सेल का, वी कॉल दैट एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा ही जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है
उसकी वैल्यू ईएमएफ से हमेशा ही कम रहती है। मींस अगर आपको कंपेयर करना पड़े कि ईएमएफ ज्यादा बड़ा पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बड़ा है, तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर। इसका फॉर्मूला ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल में प्लस करोगे किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट, दैट इज पोटेंशियल ऑफ योर सेल, जो काम करने के बाद बिल्डअप हुआ वो। तो ईएमएफ योर सेल, ईएमएफ is the maximum potential difference of your cell when the circuit is beta is in open condition, which is further is equals to potential difference. Potential difference कौन सा potential होता है, this is a less than maximum potential, less than, this will be less than maximum potential, less than maximum potential, maximum potential EMF है, potential difference will be less than maximum potential of your cell when your circuit is closed. कितना कम होगा बेटा उससे ये, that will be IR. I is the current flowing through the cell, R is the internal resistance of your cell. तो EMF maximum potential difference, potential difference is bit less than EMF. How much less? By this much less, that is I into R. जैसे ही आपका सेल काम करना शुरू करेगा, उस सेल की खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्डअप होगी, दैट इज आर करंट इनटू रेजिस्टेंस। एक नया पोटेंशियल यहां पे सीन में आएगा, दैट इज आई आर। उसको माइनस करोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस में से, ठीक है, सॉरी, उसको प्लस करोगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में, तो आपके पास ईएमएफ आएगा। ईएमएफ बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी ईएमएफ माइनस आई आर। अगर आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, तो ज्यादा काम कौन सा पोटेंशियल करके देगा हमें? क्या ईएमएफ वाला पोटेंशियल ज्यादा काम करने में हेल्प करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा, जिसकी वैल्यू बड़ी उससे हम ज्यादा काम ले सकते हैं। ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होता है? काम करने की टेंडेंसी, काम करने की क्षमता। ईएमएफ इज बिट लार्जर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कब होता है? जब आपका सर्किट ओपन है, आपने सेल से काम लेना अभी शुरू नहीं किया है, उस टाइम पे आपका पोटेंशियल जो सेल का है उसको ईएमएफ ऑफ सेल बोला जाता है। जैसे ही सर्किट को करोगे क्लोज, सर्किट को क्लोज करते ही नई टर्म आपके सामने आएगी, दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। वंस अगेन, ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस potential of your cell, and potential difference is EMF minus IR। I कौन है? करंट। जैसे ही सर्किट को क्लोज करोगे उसमें से करंट दौड़ना शुरू होगा एंड रेजिस्टेंस बिल्डअप होना शुरू होगा, तो यहां से आएगा हमारे पास एक नया पोटेंशियल। ठीक है, तो ईएमएफ बड़ा, ये छोटा, ईएमएफ की वजह से वर्क विल बी मैक्सिमम, काम मैक्सिमम ले पाओगे क्योंकि ये मैक्सिमम ताकत है सेल की। दिस वर्क विल बी बिट लेस देन वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईएमएफ पार्ट। ठीक है, तो ये है। अब ईएमएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एज्यूम करो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो हाफ्स होते हैं। कौन से हाफ? दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस इज रिडक्शन हाफ। ठीक है, इफ आई से कि इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड, किसका? जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? दैट इज सेम ही मेटल का सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज जिंक सल्फेट। इधर हमारे पास सपोज इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है कॉपर का एंड इलेक्ट्रोलाइट इसी मेटल का सॉल्ट, दैट इज कॉपर सल्फेट। कंसंट्रेशन 1 मोलर, कंसंट्रेशन 1 मोलर।
ठीक है, यहाँ पे और क्या अटैच करना था हमें, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट सॉल्ट्स होते हैं दोनों हाफ्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे एंड टू कंप्लीट द सर्किट एज वेल। ठीक है बेटा जी, अब मेरे पास ये अगर ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, इफ आई से कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ का पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट एंड दूसरे हाफ का पोटेंशियल भी 0.1 वोल्ट है, जैसे कि आप इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। इसको हाई पोटेंशियल पार्ट, इसको लो पोटेंशियल पार्ट बोला जाता है। अगर मैं ऐसे बना दूं सेल को या ऐसे बना दूं सेल को, क्या ये वैलिड होगा? क्या मेरे दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो वहां पे आपका सेल कोई काम करेगा कि नहीं करेगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना काम आपके सेल ने किया एक इलेक्ट्रॉन को एक साइड से उठा के दूसरी साइड में लेके जाने के लिए, ठीक है, तो दैट इज योर पोटेंशियल। अगर मुझे वर्क फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो बेटा पोटेंशियल एक्चुअली ये कौन सा पोटेंशियल है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल कोई टर्म नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस इज द टर्म। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? जहां पे आपका चार्ज पहुंचा, जहां पे आपका चार्ज पहुंचा, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव होके बेटा जी इधर आएंगे, दिस इज रिडक्शन ऑफ। रिडक्शन हाफ के पोटेंशियल में से आपने किसका पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना है? जहां से आपका चार्ज चलना शुरू हुआ, दैट इज पोटेंशियल ऑफ योर ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, जहां पे पहुंचा, जहां से पहुंचा, इनको सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट यू कैन गेट योर डेल्टा वी। डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपका सेल काम नहीं करेगा। अगर दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम है बेटा, दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम, तो डेल्टा वी कितना आएगा? जहां पे पहुंचा उसका पोटेंशियल है 0.1, जहां से पहुंचा उसका पोटेंशियल है 0.1, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 तो हमारे पास वर्क is the product of potential difference into charge. तो potential difference 0 into charge on an electron, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19। तो यहां से बेटा वर्क डन कितना हो जाएगा? That will also come out to be 0। इसका मतलब अगर आपने अपने सेल से काम लेना है, if you want your cell to work properly, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना मैंडेटरी है। अगर सिंपल सर्किट की बात भी करोगे, आपके सिंपल जो वायर्ड सर्किट होते हैं, मेटालिक वायर से बने होते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हो आपके इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, whereas current it runs in the opposite direction, that is from high potential to low potential। करंट किधर से किधर दौड़ता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। वेयर एज द चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, दे रन फ्रॉम लो पोटेंशियल पाथ टू हाई पोटेंशियल एरिया। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो आपका चार्ज कहां पे पहुंचा में से माइनस करते हो आप, कहां से वो चलना शुरू हुआ उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल आपका चार्ज किधर से किधर चला? लो पोटेंशियल से। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव हुए? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, जहां पे पहुंचे उसका पोटेंशियल है हाई, हाई में से लो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट चेक करनी है आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, जहां से इसको माइंड में रखते हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर दोनों टर्मिनल्स का, दोनों हाफ्स का पोटेंशियल आपने सेम ले लिया तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा? that will be 0, it will come out to be 0। your cell will not work if both the halves will have the
सेम पोटेंशियल, दोनों हाफ्स का पोटेंशियल सेम, इसका मतलब सेल आपका काम यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, दो हाफ्स रहते हैं हमारे पास। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट हैपेंस इन ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में वी हैव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ में क्या रहता है बेटा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने लिए, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, यहां तक वो पहुंचे। ठीक है, आपको यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होगा, जहां पे पहुंचे उसका पोटेंशियल, दैट इज राइट हैंड साइड, या रिडक्शन हाफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, या तो ऐसे आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इस चैप्टर में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ यू कैन फाइंड आउट EMF ऑफ अ सेल, दैट इज potential difference of cathode, which is reduction half, minus potential difference of anode, which is oxidation half। मतलब हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज EMF ऑफ योर सेल। EMF is the EMF of cathode minus EMF of anode, या EMF of your reduction half minus EMF of your oxidation half। reduction half minus oxidation half, या EMF of cathode minus EMF of anode। This is how you guys will be able to calculate your EMF। और ये जो EMF है, हम इसको किसकी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, देखो रिडक्शन का पोटेंशियल बड़ा, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल छोटा, तो फाइनल आंसर किसकी टर्म्स में आएगा, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आपका फाइनल आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हम कहेंगे इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू रिडक्शन की है, बड़ी में से छोटा इंपैक्ट बड़ी वैल्यू का रहता है हमेशा। जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस किसी भी सेल का अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द reduction potential of a cell, for if I have given you a cell which is zinc Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख रखी होती है बेटा कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। दूसरी साइड इफ आई हैव टेकन कॉपर आयंस, उनकी कंसंट्रेशन आई हैव टेकन, एंड दिस इज योर कॉपर। सी व्हाट इज दिस, this is anode part. Anode part in electrochemical cell carries the negative charge, and this is your oxidation half। this is your oxidation half। ये आ गया बेटा जी salt bridge, this is your salt bridge, ये salt bridge है, and this part is your cathode। कैथोड वाला हिस्सा ये है, एंड इसका रहेगा, इसको बोला जाता है, वी कॉल इट एज रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ अगर आप क्लियरली यहाँ पे चेकआउट करो बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ किसी भी मेटल का मुझे अगर लिखना है तो पहले उसका सॉलिड फॉर्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन हाफ आप किसी भी मेटल का लिख रहे हो तो पहले उसका मेटल लिखोगे, फिर उसका आयनिक फॉर्म लिखोगे। इसको देखते ही पता लग रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये इसमें तब्दील हुआ। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये आयनिक फॉर्म में हुआ। जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का आपको पोटेंशियल जज करना है कि क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है, जस्ट मूव ओवर हियर, चेक इट आउट। जैसे मैं लिख दूं EMF, तो ये कौन सा EMF है बेटा जी,
ये कौन सा ईएमएफ है, किधर से किधर कन्वर्जन हुई है, मेटल से आयनिक फॉर्म में गया है, मेटल से आयनिक फॉर्म में कौन से हाफ में जाता है, एनोड हाफ में, एनोड हाफ में होती क्या है बेटा जी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है आपको। दिस इज द वे टू जज वेदर यू आर प्रोवाइडेड विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, सेकेंड हाफ में चले, आयन से न्यूट्रल फॉर्म में गए हो, कौन से हाफ में आप, रिडक्शन हाफ में। रिडक्शन हाफ में आप आयनिक फॉर्म से किधर गए हो, न्यूट्रल फॉर्म में। अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिख रखा है, ईएमएफ पहले आपके पास आयनिक फॉर्म में है, फिर आपके पास मेटल है, ये आपका क्या था, दिस वाज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली आयन से उसमें क्या होगा, आपके कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उठाएंगे, उठा के न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अगर ये फॉर्मेट लिखा हुआ है इससे उल्टा, दैट मींस यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरी चीज इसको जज करने की, जो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, जितनी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं वो विद अ नेगेटिव साइन होती हैं, ज्यादातर विद अ नेगेटिव साइन। जैसे कि मैं कॉपर का पोटेंशियल लिखूं, इट्स 0.34 वोल्ट, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। जो भी किसी सेल का कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा 0.34 वोल्ट है विद अ नेगेटिव साइन। नाउ इफ यू गेट अ एमसीक्यू कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसी वैल्यू का साइन चेंज कर दें, दैट्स इट। ठीक है, दैट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और यू कैन से रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे अपने दिमाग में रखें, ज्यादातर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आपको नेगेटिव में नजर आएगी। उसी का एमसीक्यू ने रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया, उसका माइनस साइन हटा के उसके आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दैट विल बी इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फाइनल आंसर आपको जो है वो किसकी टर्म्स में लिखना है, दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, आई एम रिपीटिंग, रिडक्शन पोटेंशियल। तो योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ योर रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू ज्यादातर आपको नेगेटिव में नजर आती है, इसकी वैल्यू ज्यादातर आपको पॉजिटिव में नजर आती है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ईएमएफ आपको अगर किसी सेल का फाइंड आउट करना है, दैट विल बी ईएमएफ ऑफ कैथोड minus EMF of anode. Firstly, you can say it is EMF of reduction half minus EMF of oxidation half. This is the way to calculate, and finally जो आपको EMF मिलेगा that will be in terms of reduction potential, क्योंकि मेजर बड़ी वैल्यू आपकी हाई पोटेंशियल इज योर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट योर ईएमएफ। हमने ऊपर एग्जांपल ली थी, फॉर इफ आई गिव यू कि कॉपर का पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं जिंक का, मुझे इस टाइम माइंड में नहीं है, जिंक का पोटेंशियल है सपोज 0.14, suppose this is not the exact value, this says exact but this is not the exact value। तो आपको EMF अगर फाइंड आउट करना है, that will be EMF of cathode। कैथोड में हमारा कौन पड़ा था, कॉपर 0.34 माइनस EMF of your एनोड। एनोड में कौन पड़ा था बेटा, एनोड में पड़ा था हमारा जिंक। इसमें से आप माइनस करोगे EMF ऑफ कॉपर में से किसका, जिंक का, दैट इज 0.14। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा that will be potential, that means EMF of your cell, and what you will say this potential is, this is a reduction potential of your electrochemical cell। ठीक है, ये हो गया, काफी डिटेल डिस्कशन हमने की है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
तो दिमाग में रखें, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे इन योर मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोज्ड इक्वेशन, जो कि ईएमएफ के साथ ही डील करता है। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया। ईएमएफ कैलकुलेट करने के बाद एक और टर्म होती है यहाँ पे, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड ईएमएफ? स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा? वी कॉल दैट एज ई नॉट। अब ई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? दैट इज ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। व्हाट विल बी योर ई नॉट देन? E naught will be E naught of cathode minus E naught of anode, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, बट ये स्टैंडर्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे नॉट रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस को। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी? जब आप किसी भी सेल से काम ले रहे हो बाय कीपिंग इट्स कंसंट्रेशन एज 1 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए, 1 मोलर। टेम्परेचर उस सेल का 298 केल्विन या बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर शुड बी 298। दिमाग में ये मत रखना कि 273.15 लेना है, नो। जब हम सेल्स के साथ डील कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, that is 25 degrees Celsius, and pressure, what should be the pressure? Pressure should be 1 bar or it could be 1 atm as well, ठीक है। तो जब आप किसी भी सेल से स्टैंडर्ड कंडीशंस में काम ले रहे हो, तो उस टाइम उसका जो पोटेंशियल कहलाता है उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोला जाता है, जो कि कांस्टेंट टर्म्स डेफिनेटली रहेंगी किसी भी सेल के लिए, ठीक है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हेन वी आर यूजिंग अ सेल को स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज कर रहे हो, तो आप उस टाइम उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हो? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है बेटा। अब हमारे पास यहां तक पढ़ते पढ़ते इतना तो पता लगा होगा कि जो पोटेंशियल है या ईएमएफ है, दैट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का क्या मतलब? कि आप ईएमएफ को कंपेयर करके ही, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ईएमएफ को कंपेयर करके ही आप ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो। रिलेटिव मींस आफ्टर कंपेयरिंग द थिंग्स, ठीक है। जैसे कि क्लास में इंटेलिजेंसी चेक की जाती है, दैट इज ऑल्सो रिलेटिव। एक ही स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहा है, तो वी कांट जज द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। ये नहीं हम उसके कह सकते कि उसमें उसके अगर 10 में से 5 नंबर आए कि बेटा तो इंटेलिजेंट है, 10 में से 2 नंबर आए तो इंटेलिजेंट है, 10 में से 10 आए तो इंटेलिजेंट है। नो, वी कांट जज अ सिंगल इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंसी। We have to compare the student with some other, क्योंकि जो नंबर आए हैं वो लेवल ऑफ टेस्ट कैसा था, क्या बाकी के बच्चे उस टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो कंपेयर करके निकालेंगे बेटा हम। सो रिलेटिव मींस व्हेन यू आर कंपेयरिंग थिंग्स, तो वहां पे रिलेटिव वर्ड यूज किया जाता है। सो पोटेंशियल हम एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें पोटेंशियल ईएमएफ अगर फाइंड आउट करना है, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ कैथोड एंड एनोड। वहां से हमें अपने सेल की ताकत का अंदाजा होगा कि हमारा सेल कितने एफिशिएंटली काम कर लेगा, क्योंकि वर्क जो है वो सीधा सीधा पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले यू हैव डिस्कस कि वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। तो वर्क कितना करेगा आपका सेल, वो सीधा सीधा डिपेंडेंट है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो रिलेटिव वर्ड है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर आप पोटेंशियल बता सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते। आपका सेल कितना एफिशिएंट है, दैट विल
बी डिसाइडेड फ्रॉम इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की डिफरेंस की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दैट इज डेल्टा E, that is E is equals to EMF of cathode minus EMF of anode, या E naught of cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode। अगर यहां से आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेल आपका फिजिबल है। फिजिबल, फिजिबल मीन्स आपका सेल एफिशिएंटली वर्क करेगा अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ऐसे भी एक दो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि आपको पोटेंशियल्स दे विल प्रोवाइड एंड यू हैव टू चेक वेदर योर सेल इज फिजिबल और नॉट। तो कैसे आपने फाइंड आउट करना है, कैथोड के ईएमएफ में से एनोड का ईएमएफ आप सब्ट्रैक्ट करोगे। रिप्रेजेंटेशन आपके पास डिस्कस हो ही चुकी है। पहले एनोड हाफ लिखा जाता है बेटा, फिर सॉल्ट ब्रिज आता है बेटा, देन इज कैथोड हाफ यू विल बी राइटिंग। एंड कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी मेटल पहले उसका इलेक्ट्रोड, फिर वो किसमें कन्वर्ट हुआ आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए वो यहां से पता चल जाता है बेटा। उसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन लिखोगे, फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, दूसरी साइड में उल्टा लिखोगे क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिडक्शन हाफ दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी मेटल जो होगा, ये मेटल नंबर 1 ले लो, ये मेटल नंबर 2 ले लो, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए ऑब्वियसली उतने ही वो गेन करेगा। एंड उसकी कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन नंबर 1, दिस इज कंसंट्रेशन नंबर 2। एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड मेटल, बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे एंड आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स this will convert into neutral metal. So this is your beta reduction half, this is your oxidation half separated with the salt bridge। ठीक है, तो कहीं पे भी पोटेंशियल इधर से इधर लिखा हुआ है तो जज करोगे कि ईएमएफ के पैर में क्या लिखा हुआ है, क्या मेटल से आयंस में जा रहे हो क्या, या आप आयंस से मेटल में जा रहे हो। तो यहां से दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको बता दी गई कि स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। उन कंडीशंस पे जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाता है। रिप्रेजेंट करते टाइम ऊपर नॉड आप ड्रॉ कर देते हो। ओके, अब इसको इजी करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटली एक सेल हमें दिया गया दैट इज SHE। व्हाट इज SHE? स्टैंडर्ड, SHE इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी का दूसरा नाम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी या NHE। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका खुद का पोटेंशियल कितना है, दैट इज 0। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इसको स्टडी किया तो इसका पोटेंशियल कितना आया, 0। आप इसको एनोड हाफ में भी लगा सकते हो, आप इसको कैथोड हाफ में भी लगा सकते हो। अगर आपने किसी दूसरे हाफ का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आप इसको फॉर कन्वीनियंस बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज 0 वो दूसरे हाफ में फिट कर दें। अब हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसे बनता है। हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेटा हमारे पास एक प्लैटिनम की वायर होगी, क्या होगी, एक प्लैटिनम वायर वी विल बी हैविंग, प्लैटिनम की वायर, दिस इज प्लैटिनम वायर जिसके दूसरे एंड पे अटैच्ड है बेटा प्लैटिनम का ही फॉयल, दिस इज फॉयल ऑफ प्लैटिनम,
ठीक है, प्लैटिनम की वायर के साथ प्लैटिनम का ही फॉयल अटैच्ड है। इस वायर को इन्होंने इवैक्यूएट कर रखा है, इन्होंने एक ग्लास ट्यूब में बंद किया हुआ है। ठीक है, इसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर दे हैव इनक्लोज्ड। उसके बाद बेटा, ठीक है, ये वो टर्मिनल है जिसके साथ आप इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे। उसके बाद ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या चीज को, दैट इज हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को दे आर इंट्रोड्यूसिंग, कितने प्रेशर पे, दे आर इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस पैसेज, दे आर इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस इनटू इट at 1 atm या 1 bar, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। वो अंदर जाएगा एंड इसी को इन्होंने डिप किया हुआ है, इसी को इन्होंने किसके अंदर रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोलर इसके अंदर है बेटा जी हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl। इधर से हाइड्रोजन गैस अंदर इंट्रोड्यूस होती है, तो ये हमारे पास प्लैटिनम की, ये हमारे पास प्लैटिनम की तार के साथ प्लैटिनम कोटेड ये फॉयल है बेटा हमारे पास, ये प्लैटिनम की वायर है हमारे पास। ठीक है, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं हम प्लैटिनम को। प्लैटिनम इज नॉट दैट रिएक्टिव मेटल, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनर्ट मेटल। ठीक है, अगर आप इसका पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, इसको अगर आप एनोड हाफ में कनेक्ट कर रहे हो, एनोड हाफ में क्या होता है हमारे पास, व्हाट हैपेंस एट एनोड, एनोड पे हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ में इसका रिएक्शन क्या होगा, वी आर हैविंग न्यूट्रल हाइड्रोजन, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू H positive, definitely one hydrogen will release one electron, तो ultimately 2 electrons will be released। तो एनोड हाफ में इसका रिएक्शन ये नजर आएगा। What will happen at कैथोड साइड, कैथोड साइड में अगर इसको कनेक्ट करें तो इसी इलेक्ट्रोड की, ये कनेक्टिंग वायर है जिसके थ्रू आप इसको सेल में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको कैथोड हाफ में कनेक्ट कर रहे हो बेटा, कैथोड हाफ में इसकी क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन विल अकर। उसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें, H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली विल अकर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन हाफ एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। उधर क्या हुआ था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल के 0 है, आप इसको एनोड वाली साइड, कैथोड वाली साइड, दोनों से किसी भी साइड में कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप दूसरे हाफ का पोटेंशियल इजीली क्या कर सको, कैलकुलेट कर सको, इसका खुद का पोटेंशियल 0। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कनेक्टेड दिस इन योर ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी साइड में आपके पास है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, इधर आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, इधर आपके पास है ये ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा जी, तो इसका पोटेंशियल तो कितना होगा यहाँ पे, और इस पे रिएक्शन क्या होगा, यहां से ये कनेक्ट होगा, इस पे रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हाँ जी क्या पढ़ा हुआ है इसमें, 1 मोलर कंसंट्रेटेड HCl, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एंड इसके अंदर इसी का सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे, कॉपर सल्फेट 1 मोलर सपोज इसकी कंसंट्रेशन है, इसके अंदर HCl पड़ा हुआ है, कनेक्ट कर दो। इस पे रिएक्शन क्या होगा आपस में, जब आप इनको कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रोड्स को, यहाँ पे लगा हुआ होगा बेटा एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं किधर से किधर, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो करंट किधर से किधर दौड़ेगा,
करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ऑपोजिट रहता है। तो इस हाफ का रिएक्शन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दिस विल बी द रिएक्शन व्हिच विल अकर इन दिस पर्टिकुलर हाफ, एंड ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होके इधर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके हमारे इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाएंगे, उठाने के बाद तब्दील होंगे कॉपर में, एंड ये इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। इसकी थिकनेस विद टाइम बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर इसको वाइस वर्सा कर दें, दूसरी साइड में कनेक्ट कर दें, ठीक है, इस बार मैं सीधा लिख देती हूँ कि इधर हमारा है फॉर एग्जांपल जिंक का कंटेनर, जिसमें क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है किसका, ZnSO4 का, एंड इधर आपने लगा दिया SHE जिसमें पड़ा हुआ है हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl, एंड दिस इज योर रिडक्शन हाफ, ठीक है। इस बार रिएक्शन क्या होगा, जिंक की होगी ऑक्सीडेशन बेटा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन की क्या होगी इस बार, रिडक्शन। दो इलेक्ट्रॉन्स जो ये लूज करेगा इधर आके H पॉजिटिव आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे, तो इसमें हुई हमारी क्या, रिडक्शन। ईएमएफ फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हो, ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन किसी भी सेल की रखोगे, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार या 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो वो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करके आपको देगा, ठीक है बेटा। तो ये बात हुई हमारे ईएमएफ की, बट ईएमएफ फर्दर आगे दो टाइप्स में रहता है। टाइप्स अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ईएमएफ की टाइप्स दो हैं, इधर लिख लेते हैं। ईएमएफ की टाइप्स कौन सी दो टाइप्स बेटा हमारे पास होंगी ईएमएफ की। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन potential, definitely the other one will be reduction potential, जब तक पोटेंशियल नहीं होगा तब तक सेल काम नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये अगर आपका हाफ सेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है आपने इसी के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ले लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है बेटा किसका, जिंक का, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड उठा लेते हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर आयंस कौन से पड़े हुए हैं, दैट इज Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस दूसरे आयंस कौन से हैं, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा पड़ा हुआ है, ZnSO4। एक्वस फॉर्म में है तो एक्वस फॉर्म में कभी भी सॉल्ट न्यूट्रल फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक वाला मिक्सचर होगा, आपके पास आयंस भी मिलेंगे आपको, एंड न्यूट्रल फॉर्म में सॉल्ट घूमता भी नजर आएगा आपको। यहाँ पे हमारे पास है जिंक सल्फेट विच डेफिनेटली विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब बेटा होगा क्या, हमारे पास इस हाफ में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो हमारे पास ये जो है दैट इज Zn2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाने के बाद हाँ बेटा, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज। जो जिंक है वो यहाँ से धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होगा। इतना हिस्सा सपोज यहाँ पे खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस में। इसने दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए इलेक्ट्रोड पे ही,
इलेक्ट्रोड पे आ रहा है। अब कौन सा चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन बढ़ना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखें इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज। दूसरे हाफ में क्या होगा, दूसरे हाफ के अंदर फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड एंड इसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट है किसका, कॉपर सल्फेट का। 1 molar suppose you have taken its concentration, this will split to provide you copper 2 positive, SO4 2 negative। अब इसके पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये जाएगा इस इलेक्ट्रोड से मांगेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस इलेक्ट्रॉन ने जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे कौन सा चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस बार, तो यो इलेक्ट्रोड विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। उसमें इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आया था बेटा, उसमें इलेक्ट्रोड पे आया था नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आया एंड इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज आया। पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ, अंदर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर आएगा इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये आयंस तो कंज्यूम हो जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आयंस का काउंट बढ़ते जाएगा, सल्फेट आयंस का, विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो गया। अगर अलग अलग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड ने क्या किया, इलेक्ट्रोड ने जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इकट्ठे हो गए अब वो इसको देगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, इसका मतलब सेल इज नाउ एक्टिव टू वर्क। ठीक है, उधर वाली साइड जब ये इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रोड को दे देगा, अब इसके पास भंडार है इलेक्ट्रॉन्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रोड के साथ जाके टकराएंगे। कब तक टकराते रहेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रोड इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर देता। इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद आपका कॉपर 2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, तो समय के साथ वो जाके इसी पे डिपॉजिट होता जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पे भी एस्टेब्लिश हुआ। तो हमारे पास दो तरीके का पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड reduction potential. Oxidation potential will be tendency to lose the electron, reduction potential will be tendency to gain the electron। दोनों को connect किया, the cell will start working। If ultimately your EMF comes out to be positive, that means your cell is fusible, your cell is working properly। अगर दोनों का potential same, EMF 0, your cell will not at all work। potential difference maintain करना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। दिस इज व्हाट यू हैव ग्रैब्ड येट। ठीक है, यहां तक जो चीज आपने लर्न की दैट इज दिस। इसके बाद बेटा हमारे पास एक बहुत इनके जो हमने आज की क्लास में पूरा ईएमएफ पे डिस्कशन की है उसको अप्लाई कैसे करें to find out EMF of the cell, that is by applying Nernst equation। उसमें गिब्स फ्री एनर्जी की बात, Nernst equation बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल के लेक्चर में we will discuss about Nernst equation। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हमारे पास आ जाएंगे, फैराडे के लॉज हमारे पास होंगे। ठीक है, सो सून इन 2-3 लेक्चर्स आई विल ट्राई कि मैं चैप्टर को खत्म करूं। तो कल के लेक्चर में वी विल talk about Nernst equation by then। ठीक है, कल वाला वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड था रिगार्डिंग स्क्रीन, नॉट रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। उसको देखें प्रॉपरली, देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय देन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ताकि आप Nernst इक्वेशन करने के लिए प्रॉपरली रेडी हो। तो बाय टुमारो, गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।